एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है और इस प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयाँ या सीमाएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु व सेवाओं का परचेज करता है तो ये परचेजिंग मुद्रा के माध्यम से न कर अन्य वस्तु व सेवाओं के बदले किया जाता है तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो साधारण मीन्स ये होता है कि जब किसी वस्तु सेवाओं का लेन देन मुद्रा के माध्यम से न होकर अन्य वस्तु व सेवाओं के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे मुझे कोई किताब की आवश्यकता है और इस किताब के बदले मुझे 10 पेन देने पड़ते हैं तो ये जो लेन देन है वस्तु विनिमय कहलाएगा, क्योंकि जो मैंने ये किताब परचेज की है इसके बदले पैसे न देकर ये 10 मार्कर दिए हैं तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन हो गया ना। तो इस विनिमय को या लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाएगा। यानी जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे न देकर अन्य वस्तु दी जाती है उसके माध्यम से लेन देन किया जाता है तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है आज से बहुत समय पहले हुआ करती थी, जब देश के अंदर मुद्रा का चलन नहीं हुआ करता था। तो लोग क्या करते थे, कोई वस्तु प्राप्त करनी होती है तो जो उसके पास एक्स्ट्रा वस्तु है वो देकर अपनी आवश्यकता वाली वस्तु को खरीदकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। तो आइए एग्जाम के अंदर इसे हम नोटबुक में कैसे लिखना है। तो जब वस्तु व सेवाओं का लेन देन वस्तु व सेवाओं के माध्यम से होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत मुद्रा का चलन नहीं होता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर विनिमय या लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। आइए अब देखते हैं इस प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयाँ, सीमाएं, समस्या, कमियां क्या क्या है। तो पहली समस्या है दोहरे संयोग की समस्या। अब दोहरे संयोग की समस्या कैसे होती है, क्या होती है, आइए देखते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि जो व्यक्ति जिस वस्तु के बदले अपनी आवश्यकता वाली वस्तु प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती है जो इस शर्त को पूरा कर सके। जैसे व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है, व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है, चावल की, और उसके पास चीनी अतिरिक्त मात्रा में है, यानी वो चीनी देकर चावल प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो चीनी के बदले चावल देना चाहता है। अगर किसी एक व्यक्ति को चावल चाहिए और चीनी देना चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो चीनी के बदले चावल देना चाहता है। ऐसे दो संयोग की तलाश करनी होती है, ये डबल संयोग हो गया तो इसको ही हम बोलते हैं दोहरे संयोग की समस्या, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की तलाश करना बहुत मुश्किल होता है जो दोनों की आवश्यकताएं संतुष्ट कर सके। इसको चावल चाहिए और अगले वाले को चीनी चाहिए और बदले में चावल देना चाहे और बदले में चीनी लेना चाहे। ऐसे संयोग को हम दोहरे संयोग की समस्या कहते हैं जो हमारे वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ऐसी समस्याओं को ही मद्देनजर करते हुए सरकार ने मुद्रा का चलन शुरू किया था। तो पहला समस्या क्या है कि दोहरे संयोग की समस्या। सेकंड नंबर है मूल्य मापन का अभाव। तो देखिए इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्यों को माप करना कठिन होता है। यदि कोई व्यक्ति चावल के बदले कपड़ा प्राप्त करना चाहता है तो दोनों वस्तुओं के बीच मूल्य का निर्धारित करना क्या होता है, कठिन। तो चावल के बदले कपड़ा प्राप्त करना चाहता है तो इन दोनों का मूल्य कैसे निर्धारित करें, कितने केजी चावल के बदले कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, ये मूल्य निश्चित करना बहुत कठिन हुआ करता था। क्योंकि हम यदि मुद्रा का चलन हुआ करता है तो 100 रुपये के अंदर हम चावल 2 केजी या 3 केजी या 4 केजी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब कोई मूल्य ही नहीं है,
क्योंकि मुद्रा है नहीं, तो चावल के बदले कितना मीटर कपड़ा मिलेगा या 1 मीटर कपड़े के बदले कितना चावल देना पड़ेगा, ऐसे मूल्य को निर्धारित करना बड़ा कठिन हुआ करता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 समस्या हो गई है, दोहरे संयोग की समस्या, 2 नंबर है मूल्य मापन करने का अभाव, 3 नंबर चलते हैं वस्तु विभाज्य का अभाव, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम बांट नहीं सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या थी। कैसे? वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी वस्तुओं का विनिमय करना कठिन होता था जो अविभाज्य होती है, यानी अविभाज्य का मतलब होता है जिनको बांटा नहीं जा सकता है। जैसे यदि एक व्यक्ति 10 बकरियों के बदले एक भैंस लेना चाहता है या टीवी लेना चाहता है, कोई फर्नीचर लेना चाहता है जिसको बांटा नहीं जा सकता है, तो इस स्थिति में यदि उसके पास ओनली फॉर 5 बकरियां हैं तो 5 बकरियों के बदले आधी भैंस लेना असंभव है। ऐसी वस्तुएं जिसको बांटा नहीं जा सकता है, जैसे फर्नीचर होती है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, इनका आधा करेंगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इस स्थिति के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्या मानी जाती है। अगर मुद्रा जैसे 100 रुपये के बदले 2 केजी चावल मिलता है, यदि हमारे पास 50 रुपये है तो हम 1 केजी चावल लेकर आ सकते हैं, इसको तो बांटा जा सकता है। लेकिन फर्नीचर है, गाय है, भैंस है, जानवर है, इनको हम बांटना असंभव होता है, इसलिए इसका विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा गया कि वस्तु विभाज्य का अभाव, यानी जो वस्तुएं विभाजित नहीं हो सकती हैं उन वस्तुओं के अंदर लेन देन करना कठिन होता है। 4th नंबर है संचय में कमी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में जिन वस्तुओं का संचय नहीं किया जा सकता है उनका लेन देन करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे? तो यहाँ पर मेरे पास जगह की कमी है तो हम लिख देंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी वस्तुओं का लेन देन करना असंभव होता है या मुश्किल होता है जो शीघ्र नाशक होती है, जिन्हें लंबे समय तक बचा कर नहीं रखा जा सकता है। ऐसी वस्तुओं के लेन देन में कठिनाई आती है, जैसे कि दूध है, फल है, सब्जियां हैं, इनको लंबे समय तक बचा के नहीं रख सकते हैं, इन्हें जस्ट या तुरंत हमें बेचना पड़ता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में इनको संचित न करने की वजह से इनका लेन देन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। तो सीमाएं कौन कौन सी है? दोहरे संयोग की समस्या, मूल्य मापन का अभाव, वस्तु विभाज्य का अभाव और वस्तु के संचय में कमियां। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है और इसकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।